हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है देव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने पीएम मोदी से बात करी है और बोला है कि भारत रशिया के साथ हमारे जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे साथ पीस प्लान को मेनटेन करे, हमारी इसमें हेल्प करें। तो क्या है असली वजह, इस पर जानेंगे। तो इसी तरीके के वीडियो देखते रहने के लिए अगर आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि जेलेंस्की ऐसा मानते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध ना हो तो हमें एक पीस प्लान को बनाना होगा, और जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पीस प्लान एक्सेप्ट करवाने में इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे व्लादिमीर जेलेंस्की की ट्वीट है, एक ट्वीट यूक्रेनियन भाषा में है और एक ट्वीट इंग्लिश भाषा में है, जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे। जेलेंस्की कह रहे हैं, आई हैड अ फोन कॉल विद पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी एंड विश्ड अ सक्सेसफुल G20 प्रेसिडेंसी। इसका ये मतलब है कि 2023 का G20 समिट जो कि इंडिया होस्ट करेगा, तो अब इन सबको उम्मीद है कि इंडिया, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस मेकर का काम भी कर सकता है। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यूक्रेन और रशिया की डिमांड्स इतनी ज़्यादा अलग अलग हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट इन शॉर्ट आप इतना समझिए कि इतनी ज़्यादा अलग डिमांड है कि इंडिया चाह कर भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। जैसा कि देखिए, हम सबको पता है कि 2022 का G20 समिट इंडोनेशिया में हुआ था और पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक और भी वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आए थे। मगर जिस लीडर की हम सभी को उम्मीद थी कि वो आएंगे, वो थे व्लादिमीर पुतिन। बट पुतिन ने ये समिट को स्किप कर दिया। इन्होंने अपनी जगह अपने विदेश मंत्री सरगई लैवरोव को भेज दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखिए ये उम्मीद थी कि समिट में पुतिन, जेलेंस्की, पीएम मोदी, ये सभी लोग होंगे, लीडर्स होंगे, सभी लोग आमने सामने होंगे, तो आपस में बातचीत करेंगे और एट दी एंड वॉर का कोई ना कोई एंड होने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन ने क्लियरली बोल दिया कि ये वॉर अभी लंबी चलेगी। देखिए, आप सबकी नज़रें अब सितंबर मंथ पर, जो कि सितंबर 2023 में है, उस पर होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 50 सालों में भारत के लिए जियोपॉलिटिक पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट महीना कभी नहीं आया। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होगा जब इंडिया होस्ट करेगा दुनिया भर के टॉप वर्ल्ड लीडर्स को। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, मोस्ट प्रोबेबली शी जिनपिंग इंडिया में आएंगे, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के ओलाफ शोल्ज, व्लादिमीर पुतिन, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में व्लादिमीर पुतिन आएंगे। क्योंकि 2022 में अगर आप देखो तो पीएम मोदी और पुतिन की एक भी मीटिंग संभव नहीं हुई है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, दोनों लीडर्स के पास में शेड्यूलिंग मैच नहीं हो रही थी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि पुतिन हमारे इंडिया में किन कारणों की वजह से नहीं आ पाए हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को पिन कर देता हूँ, सो दैट आप उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, इंडिया में ऋषि सुनक, जो बाइडन, ये सब भी आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में इतने सारे लीडर्स को कभी भी इनवाइट नहीं किया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ये भी इंश्योर कर रहा है कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो कि G20 ग्रुप का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, रवांडा, सिंगापुर, स्पेन, UAE, इन सबको भी हम G20 समिट में इनवाइट करेंगे। और कहीं ना कहीं इस G20 समिट से भारत का एक ग्लोबल वैल्यू, एक ग्लोबल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जेलेंस्की ने इंडिया से ये उम्मीद करी है कि इंडिया में जब पुतिन, जो बाइडन, ये सब इकट्ठा होंगे तो ये चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया करवाए। अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जेलेंस्की सब कुछ अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं, सारी कंडीशन इन्होंने अपने अकॉर्डिंग तय कर रखी है। जब आप इनके पीस प्लान को देखोगे तो कहोगे इट्स नॉट प्रैक्टिकल। मगर जेलेंस्की जब हाल ही में US गए तो इन्होंने अपना पीस प्लान जो बाइडन को बताया, और जो बाइडन ने सर हिलाते हुए बोल दिया, हाँ हाँ हम बिल्कुल इसको करेंगे। नाउ जेलेंस्की ये पीस फार्मूला, जो कि ये पीस फार्मूला है, इसके 10 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में देखिए, आपका यहाँ लिखा है रेडिएशन न्यूक्लियर सेफ्टी, कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर कोई भी बॉम्बिंग नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पर रशिया ईजिली इस चीज़ को मान जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सेकंड पॉइंट है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन एंड रशिया दोनों दुनिया भर में गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वॉर की वजह से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसा कि हमने अभी देखा कि वॉर की वजह से गेहूं में एक्सपोर्ट में काफ़ी दिक्कत आ गई, और इसको भी रशिया कहीं ना कहीं ईजिली मान जाए कि फूड सिक्योरिटी दोनों के देशों के बीच में बनी रहे।
और थर्ड पॉइंट में ये बात आती है कि एनर्जी सिक्योरिटी। जैसा कि हमको पता है कि रशिया यूक्रेन का 50% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर चुका है। जी हाँ, यूक्रेन के 50% एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं आती है। तो यूक्रेन ने ये डिमांड रखी है कि रशिया हमें एनर्जी की सप्लाई करे, ताकि जो कि कॉमन यूक्रेनियन है वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली तरीके से जी पाए। इसको भी रशिया देखिए ईजिली मान जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि रिलीज ऑफ ऑल वॉर प्रिजनर्स, सारे वॉर प्रिजनर्स को छोड़ो, ये भी हो जाएगा। रशिया इसको भी कंसीडर कर लेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर जो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है ना, प्रॉब्लम इसमें आएगी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं फिफ्थ और सिक्स पॉइंट दोनों को मर्ज करके बताता हूँ। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में ये मेंशन है कि यूक्रेन ने ये बोला है कि जो एरिया रशिया ने यूक्रेन का कब्जा रखा है, रशिया उसे छोड़ दे। कहीं ना कहीं मुझे डिमांड बड़ी अजीब सी लगी। अब आप रशिया के प्रोस्पेक्टिव से सोच कर देखो कि रशिया ने हजारों सोल्जर्स का बलिदान दे करके इस टेरिटरी को अपने अंदर में लिया है, इसे कब्जाया है, तो रशिया क्यों इसे छोड़ना चाहेगा? तो इसी बेसिस पे मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि दोनों के बीच में जो पीस फॉर्मूला ये करने जा रहे हैं वो बड़ा अजीब सा है। क्योंकि पीस के लिए आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना होता है, थोड़ा आप पीछे हटते हो, थोड़ा दूसरे पार्टी पीछे हटती है, तब कहीं जाकर के पीस होती है। अगर यूक्रेन ये कह देता कि रशिया ने जो भी एरिया कब्जा रखा है उसके 50% एरिया को वो छोड़ करके पीछे हट जाए और कुछ ऐसा एक कॉमन वे बना लें जिससे दोनों कंट्रीज को प्रॉब्लम ना हो, तो रशिया इसको ईजिली मान लेता, बट ये कभी नहीं मानेगा ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट में यूक्रेन कहता है कि हमको वॉर रेपरेशन चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट को बैठाल करके रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को पे करने होंगे। जो ये वॉर की वजह से लॉसेस हुए हैं, रशिया इन सभी को पे करे। देखिए, रशिया इसको कभी भी कंसीडर नहीं करेगा। भाई रशिया क्यों पे करे? उसके बाद 8 पॉइंट में आता है, यूक्रेन ये कहता है कि रशिया ने जो भी इकोसाइड किया है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है जेनोसाइड जिसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स को मारना, और एक होता है इकोसाइड जिसका मतलब होता है इन्वायरमेंट को मारना, मतलब पेड़ पौधों को नष्ट करना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, रशिया इसको भी ईजिली मान जाएगा। 9 नंबर पॉइंट में कहती बात आती है सिक्योरिटी गारंटी की। रशिया फिर से यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है, रशिया इसको कंसीडर ईजिली कर सकता है, रशिया युद्ध नहीं करना चाहता है। 10th पॉइंट में आता है कंफर्मेशन ऑफ द वॉर्स एंड। अब ये वॉर ख़त्म हो चुकी है ऐसा आपको बोलना होगा। देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ज़ेलेंस्की ने एक मैच्योरिटी दिखाई है कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि नाटो को ज्वाइन करने से टेंशन बढ़ सकती है। तो अगर यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिलती है तो ये नाटो को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि यूक्रेन, एक बार को हम मान लेते हैं कि यूक्रेन चलो नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, बट जैसे ही रशियन फोर्सेस पीछे हटेंगे वैसे ही यूएसए के बहुत सारे सोल्जर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट एट दैट मोमेंट यूक्रेन को डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। तो रशिया इसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं करेगा। और अब एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि रशिया ने इसके बिहाफ में क्या कहा है। देखिए, ये पोस्ट है जहाँ पे रशिया ये कह रहा है कि कभी भी आप हमारा इतिहास उठा करके देख लो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम हो, या कभी हमने दूसरों की कंडीशन को फॉलो ही नहीं किया है। नेवर फॉलोड कंडीशन सेट बाई अदर्स। तो रशिया ने क्लियरली यहाँ पर अपना मैसेज दे दिया है कि अगर यूक्रेन को समझौता करना है तो समझौते की मानसिकता के साथ आना होगा, हम किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाले हैं। और मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने ये बोला है कि बातचीत से पहले हम कोई भी समिट जो भी हम अटेंड करेंगे, उसमें चाहे वो समिट इंडिया में हो, यूएन में हो, कोई भी समिट अटेंड करेंगे, उसके पहले हमने यूक्रेन का जो भी एनेक्स्ड लैंड कब्जा रखा हुआ है, उस एनेक्स्ड लैंड को पूरी कंट्रीज़, बाकी जो बची कंट्रीज़ हैं, उसको कंसिडर करें कि दिस पार्ट्स बिलोंग टू रशिया, तब हम बैठ करके बातचीत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए, इंडिया इसमें क्या कर सकता है? इंडिया मात्र दोनों कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है बातचीत करने के लिए। मगर आप देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ की कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोई भी देश के लिए, कोई भी इनके लिए सुलह नहीं करवा सकता है। मगर मैं आपको बता दूं, इंडिया जितना ज़्यादा इस पीस फार्मूला में इन्वॉल्व होएगा, इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। फाइनली मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि इस वॉर का एक प्रॉपर एंड क्या होना चाहिए, और इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर करिएगा। तो इसी तरीके के न्यूज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अपने आंसर को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।